हम लोग इस समय जिस एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं जेआईजीएल में, इसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बहुत ध्यान से चीजों को सुनिए, क्योंकि एज यूजुअल अगर आपने कहानी ढंग से सुनी तो फिर इसके भीतर वाले जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, और अगर पूरा चीज ठीक से नहीं सुना तो वो आपके लिए पहाड़ जैसा है, अकेले बैठ करके जो है वो मत्थे उसमें मारते रहिए। तो देखिए, ये जो हमारा एक्ट है, ये एक्ट बेसिकली कहता क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एस्पेक्ट है, और ये एस्पेक्ट हमारा है जो कहता है फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट बेसिकली जो है वो क्या चीज है? तो कहा गया कि फंडामेंटल राइट का मतलब होता है आपके वो अधिकार, बहुत ध्यान से चीजों को सुनिएगा, जो अधिकार आपसे जो है वो सरकार भी नहीं छीन सकती है, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। एक सिटीजन होने के नाते जो अधिकार आपको मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले, इसी में से एक राइट था जो कहता है कि आपको एक्सप्रेशन का राइट है। एक्सप्रेशन का मतलब कि आप अपनी बात किसी को बोल सके, और आप अगर चाहते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 इसके लिए आपको प्रोटेक्शन देता है। कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे। फिलहाल हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट में से एक फंडामेंटल राइट ये भी है कि अगर हम चाहें तो हमें वो सूचना और वो इंफॉर्मेशन मिल सके। एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है कि अगर आप जानना चाहें कि सर के अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो क्या वो भी आएगा? वो तो वैसे ही मैंने बताया 12 रुपए हैं, जो ना उस दिन से कम हो रहा है ना क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगर आप चाहते हैं वो ज्यादा हो, तुरंत आप ट्रांसफर करें। देखिए, मैं टिन सा वाला मैसेज आपको क्या करूंगा, दिखला दूंगा। तो अगर मान लीजिए कि आप ये चाहें कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, या जो है वो रिया के पास कितने हेडफोन है, जो बदल बदल के ये स्कूटी पे लगा करके जब ये चलते रहते हैं ना, तो मुझे तो लगता है कि सामने वाला गया। क्यों गया? क्योंकि ये इनका ध्यान तो इसमें जो बज रहा होगा क्या होगा, इस पे होगा, आगे क्या पता। और एकदम मस्त जो है वो क्या कर रहे होते, जिस जगह पे लगना चाहिए हेलमेट, वहां पे क्या लगा होता है, हेडफोन। एच से ही है, हेलमेट भी है और हेडफोन भी है। तो सोचिए जरा, एक तो जो है वो हेलमेट नहीं, दूसरा कोई आवाज नहीं पीछे से, यानी कि नो डिस्टर्ब, कोई हॉर्न भी बजा रहा है, सुनना ही नहीं है, आराम से चलते रहेंगे। एक ही बार तब होगा जब जिस दिन कोई शेर पे सवा शेर मिलेगा, आगे में रोक देगा और बोलेगा, बोल क्या इरादा है। ना साइड दे रहे हैं ना कुछ और ना ही हॉर्न पे क्या हो रहा है, कुछ लेफ्ट या कुछ राइट। तो कहा कि अगर आप ये सोचना चाहें कि इनके पास कितने हेलमेट और कितने हेडफोन हैं, कहा गया कि क्या ये भी आपके फंडामेंटल राइट हुए? कहा नहीं। सबसे पहले ये एक्ट आकर के कहा कि आपको जो अधिकार है, जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, वो किसी प्राइवेट बॉडी का नहीं ले सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी का ले सकते हैं। किनका ले सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटी का। कि किस जगह पे कितने सड़क कब बने, कितने बार गड्ढे आपने भरे, ऐसा इसीलिए ताकि आप जो हैं वो टैक्स पेयर हैं, और अगर नहीं भी हैं तो सिटीजन है। कोई और अगर टैक्स पे कर रहा है तो आपके पास राइट है कि आप उसको इस्तेमाल कर सके। अगर आप जानना चाहें कि हमारे इलाके में कितने हॉस्पिटल कब कब खुले थे, अगर खुला तो वो दिख क्यों नहीं रहा है? मोहल्ला क्लिनिक आवाज लगाया, किस किस मोहल्ले में कितने क्लिनिक, आपके पास ये राइट है। कितने स्कूल हैं, उस स्कूल में कितने क्लास तक की पढ़ाई है, आप जान सकते हैं। कितने से कितने बजे पानी आएगा, आप जान सकते हैं। अगर आपने कोई मकान लिया है तो उस पे जो आप घर बनाएंगे तो कितने मंजिला घर तक बना सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज जो किसी पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी में आता है, वो इंफॉर्मेशन आपको लेने का अधिकार है। लेकिन फिर बात आया कि जब आपको जो है राइट्स बहुत सारे दिए जाते हैं तो आप चौड़े बहुत बन जाते हैं। तो कहा गया कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार मिला, राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन किससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को जब आप लेने के लिए जाएंगे तो ऐसा ना हो कि कुछ व्यक्ति बेल्ले बैठे हुए हैं। बेल्ले समझते हैं? मैं बोलना नहीं चाहूंगा कौन कौन बिल्ले होते हैं, लेकिन जैसे आप बिल्कुल बिल्ले नहीं है, आपके पास टाइम की बहुत हमेशा क्या रहती है, कमी रहती है। तो वो आदमी जिसके पास ढेर सारा टाइम फालतू पड़ा है, उसी को हम बोल देते हैं बिल्ले। तो कहा बहुत सारे ऐसे आदमी जो दिन काट रहे होते हैं, यानी कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई।
तो ऐसा ही जो है वो कोई जो है वो व्यक्ति है, उसको तो काम मिल गया और वो जो है वो बन जाता है आरटीआई एक्टिविस्ट। क्या बन जाता है? आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है। आरटीआई एक्टिविस्ट का नाम सुने हैं? और ये एक पोस्ट का नाम हो गया, समझ लीजिए। आरटीआई कार्यकर्ता, मतलब उसका काम ही है एक से एक जो है वो सूचना निकालो और उस पे जो है वो जय माता दी, लेट्स रॉक। यानी कि अगर आपने इंफॉर्मेशन, देखिए, लेकिन ये व्यक्ति आपके सोसाइटी, समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते, तो ये तो एनजीओ वगैरह हो गए जो कह रहे हैं कि अगर आपने इस जगह इतनी बार सड़कें बनाई तो कहां बनाई? अपने घर में बनाया? यहां पे तो सड़कों का ये हाल है। और अगर आपने 5 साल में 5 बार सड़कें बनाई तो जरा उस इंजीनियर को बुला देना कि उसने पढ़ा कहां से है कि 5 साल में कितनी बार सड़क बनानी पड़ी। भाई कैसे इतना शानदार सड़क बनाया था? यानी कि किसी भी चीज को खराब बनाने का भी एक तरीका है भाई। इतना खराब कोई कैसे बना सकता है बिना ट्रेनिंग लिए हुए? मेरे पास ऐसे एक कुक आता था, रामू नाम था, अभी भी मुझे याद है, बताया था इतना गंदा खाना बनाता था कि एक दिन पूछना पड़ा कि बच्चे आपने खाना बनाना सीखा का? क्यों साहब जी, बहुत अच्छा मैं बना रहा हूं। तेरी तो बहुत अच्छा बना रहा हूं। तो उतना खराब आप चाहेंगे भी तो नहीं बना सकते जब तक आपने उसके लिए ट्रेनिंग ना ली हो। तो वैसे ही हम जानना तो चाहेंगे उस इंजीनियर से कि कहां से इंजीनियरिंग पढ़ा, ये सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी का कौन सा नया ब्रांच खुला है जो ऐसा सड़क बनाने के लिए देता है जो साल में जो है वो कितने बार बन रहा है? 2 बार 4 बार। और हर बार आप उससे क्या कर रहे हैं? यानी 5 साल में 5 बार, क्या कितने जगह तो साल भर। आप निकाल के देखिए आरटीआई के तहत कितने चीज आपको मिलेंगे कि एमसीडी की सफाई कितनी, तो दिन में 4 बार, और उसके लिए इतने लोग लगाए जाते, इतने खर्च होते हैं। कहा गया कि ये सही में निकालिए, उसका कंस्ट्रक्टिव यूज कीजिए। लेकिन कोई चीज बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, जीरो में, तो लोग जो एवी बैठे हुए हैं वो सिर्फ इसी काम में लग जाते। इसीलिए उन्होंने बोला कि इन इंफॉर्मेशंस को आप तक तभी पहुंचाया जाएगा जब आप क्या करेंगे? सम अमाउंट क्या करेंगे? पे करेंगे। और ये जो सम अमाउंट आप पे करेंगे वो सम अमाउंट क्या होगा? कहा कि ये सम अमाउंट बहुत रीजनेबल सा अमाउंट होगा। आप देखते होंगे कि एम्स में ज्यादा पैसे नहीं लिए जाते हैं, टोकन मनी ही लिया जाता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लोग सोचे कि एमवी कहीं बैठना ही है तो चलो यहीं पे बैठ जाते हैं, इसलिए भी भीड़ जमा ना हो, इसलिए बहुत टोकन सा मनी लिया जाता है। तो यहां पे भी कहा गया कि आप किस तरह का इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम आपसे नॉमिनल क्या करेंगे? चार्ज लेंगे। पहली बात का ठीक है। दूसरा कि जब आपको इंफॉर्मेशन का राइट मिला पब्लिक ऑथोरिटी के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक ऑथोरिटी का चाहेंगे वो मिल जाए। जैसे बताना इस समय हमारे पास कितने एटम बम है? इंफॉर्मेशन ही तो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही तो मांग रहे, पब्लिक ऑथोरिटी में आता है। या अंबानी अडानी है? नहीं, ये तो पब्लिक ऑथोरिटी हो गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मांग रहे कि बताइए हमारे पास जो है वो कितने जो है वो एटम बम है और कितने गिराए हैं कभी कभी और कितने आगे गिराने वाले हैं। कहा कि कुछ ऐसे, अच्छा ये बताइए कि हमारे पास कितने जो है वो अंडर क्रॉप एजेंट है और कहां कहां वो काम कर रहे हैं, जिसको स्लीपिंग सेल भी बोलते हैं। तो जैसे दूसरे देश हमारे पास रखते हैं, हमारे भी देश में बहुत सारे हैं और हमने भी बहुत जगहों पे रखा हुआ है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन सही में हम तक पहुंचना चाहिए? कहा गया कि नहीं। कोई भी चीज अगर आपको कहा गया कि आपको एक्सेस दिया गया कि आप मुझसे फोन से पूछ सके कोई चीज, मैंने दिया है आपको, ये नंबर दिया है, पहले ही दिन दिया था, जिनके पास नहीं उनको भी मिला हुआ है ग्रुप पे। लेकिन मैंने बोला भी कि आप चाहें तो फोन पे बात करके मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें एक टाइम भी दिया है कि नॉर्मली 8:45 से 9:15 में मिलूंगा, और नहीं तो फिर आप जो है वो मैसेज कर दीजिए, अगर अवेलेबल रहा तो बात हो जाएगी, नहीं तो उस समय पे फिर बात होगी। लेकिन अब इसका मतलब क्या है कि आप मुझे कभी भी कॉल करेंगे और बोलेंगे सर व्हाट्सएप, तो मैं बोलूंगा एक बार मिल जरा, और फिर बताते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम और फेसबुक। तो इसका मतलब है कि आप उसका क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसे ही कहा कि आपको अधिकार जरूर दिए गए, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन लगाया गया कि कौन कौन सा चीज आपको जानने का अधिकार नहीं है, और दूसरा जो आपको जानने का अधिकार है वो जो है वो कितना पे करके लेंगे और उसके लिए क्या इंतजाम किया जाए। आप कहते होंगे सर सरकारी विभाग में, सरकार के डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो ऐसे ही इतने कम लोग होते हैं कि काम कराने के लिए जाओ तो कोई नहीं सुन रहा होता है, और ऐसे में अगर उनके पास जाएंगे और बोलेंगे जरा ये सूचना देना, बोलेगा देखो जरा इनको क्या चाहिए? सूचना। यहां लोग लाइन में खड़े हैं कि इनको पानी का कनेक्शन चाहिए,
और ये जो है वो सबसे आगे आए और बोल रहे हैं इनको क्या चाहिए, पहले इनको पानी दूं या आपको सूचना दूं। पॉसिबल? कहा गया कि अगर इनसे 4 क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, क्यों सूचना चाहिए, क्या करने वाले हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले हैं, अच्छा जरा आप अपना सारा डिटेल बताइए, अच्छा एक इनका फोटो भी ले लेते। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा माहौल रहे तो क्या कोई सूचना मांगने जाएगा? तो इनको भी कहा गया कि सबसे पहले इस एक्ट के आते ही आप जो हैं वो अलग से अथॉरिटी अपॉइंट करें, जिनका काम ही यही रहेगा कि उनके पास अगर कोई सूचना मांगने के लिए आता है, इंफॉर्मेशन मांगने के लिए आता है, तो वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए अलग से लोग रखिए, वरना बोलेंगे हमारे यहां तो लोगों की ही शॉर्टेज है, काम के लिए शॉर्टेज है, ये कहां से? तो बोला गया कि क्या कीजिए, इसके लिए अलग से लोग रखिए। कहा एक बात हो गई, कहा कि वो अगर जो है बोलेंगे कुछ तो बता भाई, कुछ तो बता, फोन का नंबर, घर का पता, कुछ तो बता, लोग डर जाएंगे या नहीं? कहा ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन तो चाहिए, तभी तो हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन उतना ही इंफॉर्मेशन लेंगे जिससे काम कर सके। अनरीजनेबल इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन लेने आया है, आप उल्टा इंफॉर्मेशन लेना मत शुरू कीजिए। और पता चला कि कोई अगर सर बैठे हैं तो पता चला कि अगर कोई मैम आ गई तो बाकी भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। कहा इना चोल बेत, लॉ बना है किसी पर्पस के लिए, उस पर्पस को डिफीट ना किया जाए। तो सबसे पहले ये एक्ट जो है वो हमें कहता है कि हमें अधिकार है कि हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन किस अथॉरिटी का, प्राइवेट या पब्लिक अथॉरिटी का? सारे तरह के, कुछ नहीं ले भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब यही तो जानना है कि इंफॉर्मेशन के दायरे में क्या क्या आता है, और दूसरा कौन कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, किस किस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, और इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन कौन देगा, और अगर उसने नहीं दिया तो उसके बाद किसके पास जो है हम जाएंगे, उसने भी नहीं दिया तो अपील में कहां जाएंगे, इनके ऊपर कोई फाइन पेनल्टी का प्रोविजन है या नहीं, टाइम बॉन्ड मैनर में ये होगा, या फिर जो है वो आज इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए हैं और कह रहे आना अगले जन्म में। पॉसिबल? कहा कि नहीं, टाइम बॉन्ड मैनर में, वो कितने दिनों के भीतर होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक इंफॉर्मेशन मांगने के लिए गए और इसमें 2 अथॉरिटी इन्वॉल्व है, बहुत ध्यान से बातों को समझिएगा, 2 अथॉरिटी इन्वॉल्व है। जैसे आप जो है वो इंफॉर्मेशन मांगने गए, और मान लीजिए आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए और वो इंफॉर्मेशन एमसीडी और डीडीए, ये 2 के बीच में हो सकता है, क्योंकि एमसीडी के हिस्से में शायद नाली की सफाई आती है, और जो है वो दिल्ली जल बोर्ड की अथॉरिटी में पानी का सप्लाई आता है। कहीं कहीं ये पाइप वगैरह इस तरह से है कि उसका इसमें, इसका उसमें, नाले में जो है वो पीने वाला पानी गया तो नाला बुरा मान जाएगा, खुश होगा, मोर देन हैप्पी, सचिन सर के स्टाइल में मोर देन हैप्पी, कि बच्चा मोर देन हैप्पी होगा। क्या कर दीजिए, अगर थोड़ा ब्रेक ज्यादा मिल जाएगा, मैं बोलता हूं सर बच्चे हैप्पी ये मुझे पसंद नहीं, वो जो है वो सिर्फ मार्क्स अच्छे लाएं उस दिन हैप्पी हो तो बस ये मुझे पसंद है, बाकी दिन अगर उनको हैप्पी होने के लिए दिए तो रिजल्ट के दिन वो कभी भी हैप्पी नहीं होगा। तो मैं थोड़ा दुष्ट हूं, मैं एक दिन के जो है वो खुशी के लिए बाकी दिन की खुशियां नीलाम करने को क्या हूं, तैयार हूं, क्योंकि अगर बाकी दिन आप हंसेंगे तो उस दिन क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं कि सर अभी से आप कुछ भी बोलो देख लेना हमारा चेहरा बस ऐसे रहेगा और आपको दया लग जाएगी। तो मेरे कहने का वो मतलब नहीं कि टाइम बर्बाद करने से मैंने बोला। तो अब कहा कि अगर मान लीजिए कि हमने इंफॉर्मेशन मांगी कि भाई पानी जो है वो कब कब और किस तरफ कितना गंदा आ रहा है, क्या वजह है, तो मुझे बताइए दिल्ली जल बोर्ड को कहीं ना कहीं एमसीडी के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा या नहीं, या अगर एमसीडी से भी मांगा तो उसे दिल्ली जल बोर्ड से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा या नहीं। इसका मतलब यहां पे एक ऐसा भी पार्टी हुआ कि जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है बल्कि किसी और पार्टी से लेगा, दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी। और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहा तो आपको नहीं लगता है कि हमें यहां पे थोड़ा सा ज्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि हमने मांगा इंफॉर्मेशन एमसीडी से, हमें लगा कि शायद वही दे देगा, लेकिन वो बोलता है कोई बात नहीं, ये हम इंफॉर्मेशन कहीं और से आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करके दोनों को मिक्स करके देंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों के बेसिस पे ही पता चलेगा कि कहां कहां नालियों का क्या हो रहा है, पानी जा रहा है, क्योंकि पता तो चले कि कहां से पाइप जा रहा है और कहां से नालियों का जो है वो नाला जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें कोई और भी चीज इन्वॉल्व है तो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या की जाएगी, तय की जाएगी। क्लियर है ये चीज? यही बेसिकली हमें इस एक्ट में पढ़ना रहेगा। तो अब इतने सारे चीजों को सुनने के बाद ध्यान रखिए, अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है
कि हमने जो एक्ट पढ़ना है वो कहता क्या है। तो ये एक एक्ट है जो कहता है कि आपके पास राइट है इंफॉर्मेशन क्या लेने का, रिसीव करने का। किससे? पब्लिक अथॉरिटी से। और ये आपको जो है वो आया कैसे? तो कहा ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किसने दिया है? इंडिया ने दिया है। एज बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया हमें ये दिया गया है। और इसी में जो है वो आर्टिकल 19 के तहत फिर इस एक्ट को क्या किया गया, बनाया गया, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता है। कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है इंफॉर्मेशन रिसीव करना भी किसके तहत आता है? फ्रीडम ऑफ। पहले इंफॉर्मेशन होगा तभी तो बोलेंगे, जानेंगे ही नहीं तो बोलेंगे कैसे? क्योंकि आपके पास राइट है कि हमारे मोहल्ले का ऐसा हाल क्यों है, हमारे सड़कों का ऐसा हाल क्यों है। तो जरा इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि भाई इन सड़कों की कब कब मरम्मत हुई है और कितने बार इसके लिए टेंडर जो है वो दिया गया। कहा गया कि इस एक्ट में एक टाइम बनाया गया और कहा गया कि देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। कमेंसमेंट कब से हुआ? ये एक्ट आपका कब आया? आज के डेट में ये एस्पेक्ट इररिलेवेंट है, लेकिन फिर भी लॉ में है तो हम जान लेते हैं। कहा कि जब ये एक्ट आया उसके 120 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 120 डेज के भीतर कहा गया कि आपका काम है कि आप क्या करेंगे, आप जो है वहां पे एक जो है वो प्रॉपर जो है वो हमें सेटअप क्या करके देंगे, तैयार करके देंगे। यानी कि वो पर्सन अपॉइंट करेंगे जिस पर्सन से जाकर के हम क्या ले सके, इंफॉर्मेशन। आप ही सोचिए, एक्ट नहीं बना हुआ था तो हमारे पास हर पब्लिक अथॉरिटी में क्या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था? उसको पीआईओ कहते हैं। नहीं था, ऐसा कोई पोजीशन ही नहीं था। कहा कि अब या तो जो पर्सन ऑलरेडी किसी पोस्ट पे उसको ये पोस्ट पोजीशन दीजिए कि वो साथ साथ किसका काम करे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम करे। कहा कि या आप अलग से क्या कीजिए, आप जो है वो अपॉइंट कीजिए। क्या अपॉइंट कीजिए? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है आप क्या कीजिए, अपॉइंट कीजिए। कितने दिन के भीतर? मुझे बताइए, क्या ये आज के डेट में रेलिवेंट है? क्यों नहीं है रेलिवेंट? कब का वो बीत गया 120 दिन। ये कब तक रेलिवेंट था? जब तक 120 दिन नहीं हुए थे। तो अब तो इतने दिन हो गए। कहा ठीक है, लेकिन क्या ये हर जगह एप्लीकेबल है? हाँ, ये हर जगह क्या है, एप्लीकेबल है। इसलिए मैंने आपके में भी लिखा, यहां भी लिखा है। बहुत सारे जगहों पे एक्सेप्ट पहले रहता था, लेकिन आज के डेट में ये एक्सेप्ट जो है वो उसको क्या कर दीजिए, नहीं है। और अब जो है वो एक्सेप्ट की जगह क्या हो गया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। हर जगह के लिए अब ये एक्ट क्या है, एप्लीकेबल है। तो जो इंफॉर्मेशन दिल्ली पब्लिक अथॉरिटी का मिल सकता है वही अथॉरिटी आपको कहां का मिलेगा, जम्मू कश्मीर का भी मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसके ऊपर? और साथ ही साथ बोला कि कुछ जगहों पे एग्जम्पशन है। बताऊंगा आपको कि किन किन चीजों में क्या दिया हुआ है, एग्जम्पशन जो है वो आपका दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला चीज जो जानना है कि हम किस किस चीज को क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन आपको उनसे रिट्रीव करना है, उनसे ये इंफॉर्मेशन लेना है। तो कहा गया कि इस इंफॉर्मेशन का मतलब, कहा कि अगर गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट है, किसी तरह का कोई क्या है, मेमो है, तो कहा वो सब इंफॉर्मेशन का क्या है, पार्ट है। यानी कि अगर कोई जानकारी उसमें से निकल करके आ रहा है तो वो मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने कहा कि जिसको भी जो है वो सेक्शन 2F इंफॉर्मेशन बोलेगा और आप अगर सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग एग्जम्प्टेड नहीं है। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ने बोला है कि इसी तरह के चीज को किसी को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस दोनों सेक्शन में नहीं आते हैं तो उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो किस फॉर्म में रहे, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक, कह रहे कि इनमें से किसी भी नाम से क्यों ना रहे, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल्स, डाटा मटेरियल, किस फॉर्म में? कहा कि ऐसा इसीलिए इतना लिखा गया क्योंकि होता क्या था वो सुनिए। जैसे ही उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए तो वो कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन तो मेमो के फॉर्म में है, हमें तो मेमो आया था, या हमने ये बात तो प्रेस रिलीज में कहा था। अब वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन कहता है यू आर लायबल टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज, टेक द इंफॉर्मेशन।
और इंफॉर्मेशन के डेफिनेशन में जो है वो प्रेस रिलीज था ही नहीं, तो वो बोल रहे कि इस वाला इंफॉर्मेशन को हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए जितना नाम समझ में आया, कल के डेट में अगर कुछ और भी आप बोलिएगा तो ये जो है वो सेक्शन में और चीजों को क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, ताकि जो है वो डिनाई वो ना कर सके। कहा किस फॉर्म में है ये, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कहा फिजिकल हो चाहे किस फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू एंड लगा हुआ है, साथ ही साथ वो भी इंफॉर्मेशन जो किस बॉडी का है। आप कहीं सर अभी भी आपने बोला प्राइवेट बॉडी का, नहीं, मैंने सत्य बोला था, क्योंकि अब आप इसके आगे का पार्ट पढ़िए। विच कैन बी व्हाट, बाय पब्लिक ऑथोरिटी। कहा कि और कोई इंफॉर्मेशन जो पब्लिक ऑथोरिटी का नहीं है, किसका है, प्राइवेट बॉडी का है, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका है, तो वैसे केस में वो इंफॉर्मेशन भी इंफॉर्मेशन के दायरे में आता है। अब आगे देखेंगे कि वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे, किस तरीके से मिलेगा। कहा गया कि इसमें अगर हम देखें कि किस किस तरह के इंफॉर्मेशन का राइट है, क्या क्या चीज आप जो है वो अपने राइट के दायरे में इस्तेमाल कर सकते, क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आएगा, कहा नहीं, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट एंड, मतलब आप समझें, अगर यहां पे आप चाहें तो उन चीजों का इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब है जाकर के खुद चीजों को क्या करना, देखना, या आप तक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में पहुंचाया जाए, या किस फॉर्म में पहुंचाया जाए, रिकॉर्ड। लेकिन अगर आप उस चीज का इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो वो भी किसका पार्ट हो गया। जैसे आप जो है कंपनी वगैरह का अगर इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो मानेसर वगैरह में फिजिकल फॉर्म में अगर कोई चीज इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपके दायरे में आता है, आप जाकर के वहां पे क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको घर पे नहीं भेजे जाएंगे, उसका जेरोक्स भेजा जा सकता है। आप कहते हैं नहीं, मुझे ये चीज क्या करना है, देखना है कि इसका ओरिजिनल एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। आप वहां पे चीजों को देख सकते हैं, पेमेंट करने के बाद देख सकते हैं, पेमेंट करने के बाद उसका क्या ले सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, जो रूल बना हुआ रहेगा। देखिए टेकिंग नोट्स, उसमें से कुछ कॉपी करना या उसका कुछ पेज लेना या उसका क्या लेना, जैसे आप जो है वो अपना जो है वो एग्जाम का जो है वो कॉपी मंगाते, दैट इज कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपी। और उस सर्टिफाइड कॉपी में क्या करते, जो आपका कॉपी था, जो कितने बार मैंने दिखाया है, एज इट इज फोटो कॉपी करके जब अथॉरिटी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टांप लगा के दे देती है तो इट मीन्स इट इज सर्टिफाइड। सिर्फ फोटो स्टेट है तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स और नोट्स आपने लिया है, वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं कहलाता। सर्टिफाइड का मतलब है कि किसी अथॉरिटी ने ये लिख के दिया है कि ये उसी का जो है वो फोटोकॉपी या डुप्लीकेट है। टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, कोई भी चीज अगर उसका क्या लेना चाहें आप, सैंपल लेना। देखिए हर चीज में ये फिट नहीं होगा सैंपल। आप जो है वो सैंपल अगर लेने जाएंगे, रोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने गए तो सैंपल में क्या एक रोड का इतना बड़ा हिस्सा काट करके भेज देंगे कुरियर करके, कहा गया कि नहीं, जिस जगह पे सैंपल का वर्क रहेगा वहां पे क्या जाएगा, आपका सैंपल जाएगा। जैसे आपने जो है बोला कि बताइए कि किस स्टैंडर्ड का जो है वो गेहूं चावल जो है वो लोगों के बीच में क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो वहां पे जो है वो सैंपल का सेंस बनता है। लेकिन अगर बोला जाए कि किस तरह का रोड आपने बनाया है तो वहां पे सैंपल के तौर पे जाएगा और 1 किलोमीटर वाला सड़क काट करके आपके घर पहुंचा देगा, यही सैंपल है। तो इसका मतलब जो चीज कह रहे हैं वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, वो किस नेचर का इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे करेंगे। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, पहले आता था डिस्केटी, चूंकि लॉ है तो इसको अभी भी जिसको फ्लॉपी पहले बोला करते थे, उसी का जो है वो उससे भी पहले का वर्जन क्या था, डिस्केटी। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि वीसीडी और वीसीआर वगैरह पहले देखे थे, नहीं देखा है आप लोगों ने, तो पहले कैसेट हुआ करता था, कुछ ध्यान है, तो उसी तरह का थोड़ा बड़ा सा जो है ये होता था, उसी को जो क्या बोल देते थे, डिस्केटी। आज के डेट में रिकॉर्डिंग के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता। कुछ जगहों पे देखिएगा पुलिस वगैरह का मूवी वगैरह दिखाएगा ना, तो उसमें रिकॉर्डिंग में वैसा ही जो है वो गोल घूमता हुआ वो रील जैसा दिखलाता रहेगा। अब सारे जगह जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप का यूज होता है, और पहले वो बिल्कुल वही चक्का जैसा जो है वो दिखता था, वही कहीं कैसेट में, और कैसेट होता था गाने सुनने के। आज के समय में जो है वो कौन सा म्यूजिक, तो विंग, तो दिस म्यूजिक, तो ऐसे कर करके नहीं है, सारे गामा या कौन कौन सा म्यूजिक है ना, चैनल है जहां पे जो है जितना मर्जी डाउनलोड कर लो। पहले ऐसा जमाना नहीं था, लोग जो है वो एक दूसरे को ना कैसेट देते थे, और उस कैसेट में भी सिर्फ 10 गाने, 5 इस साइड और 5 इस साइड, बस उतना ही।
और वो भी आप लगाएंगे अपने जो है वो टेप रिकॉर्डर में और तब चलाएंगे, और ज्यादा दिन चलने पे उसका हेड गंदा हो जाता था तो फिर उसको साफ कीजिए और तब चलाइए। अच्छा है हम लोगों ने सारा जमाना देखा है, मतलब पुराना भी देख लिया और अभी आप लोग वाला तो देख ही रहे, आप लोगों ने ये सब चीज नहीं देखा है। देखा है पहले किसी के पास अगर वीसीडी वीसीआर होता था तो कैसेट ऐसे डाला जाता था और उसमें झरझर 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 आने लगा तो लोग बोलते थे जल्दी से इसका हेड क्या कर दो, साफ कर दो, तो फिर क्लीन आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और अब तो वीसीडी डीवीडी यही सब बनता है। आजकल तो उससे भी हम लोग आगे निकल गए, सब कुछ एक पेन ड्राइव में आ गया, जहां मर्जी लगा दिया और कयामत शुरू कर दिया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे, अगर ये खा रहा है देख कैसे मर के खाने के लिए मरे जा रही थी, देख कितना उस, और हम लोगों ने तो बोला रहता है कि भाई खाने का जरूर रिकॉर्डिंग करना और खास करके अपने रिलेटिव का, वरना वो क्या बोले, हाँ उस दिन तो मेरा फास्ट था ना। पता नहीं ये झूठ बोल करके मिलना क्या है, मेरा फास्ट था या स्लो था, फास्ट नहीं था, खाने में वो फास्ट थी। इतना तेजी में इतना चीज जो है वो निपटा दिया। तो यहाँ पे डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है। कहा गया कि थर्ड पार्टी का मतलब मैंने आपको बताया कि हम जिससे इंफॉर्मेशन मांग रहे, जिस पब्लिक ऑथोरिटी से, ये इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड नहीं है बल्कि क्या है, किसी और से रिलेटेड है, लेकिन चैनल वही है। तो जिसके लिए इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है और जिससे हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, अगर वो सेम पार्टी नहीं है, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंफॉर्मेशन मांगने वाले हम, जिससे इंफॉर्मेशन मांग रहे, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलेटेड टू दैट वेरी पर्सन टू हुम वी आर आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन, देन दैट बॉडी कंसर्न इज नोन एज थर्ड पार्टी कहलाएगा। पर्सन एंटाइटल्ड टू राइट टू इंफॉर्मेशन, किसके पास अधिकार है, हमारे मतलब कौन, जो सुंदर है, लंगला है, कूना है, कावड़ा है। कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना सुंदर है और कौन कितना खराब है। बोला कि हर वो इंसान जो क्या है, सिटीजन क्या होना चाहिए, ऑफ इंडिया है, उसके पास ये राइट है कि वो ये इंफॉर्मेशन ले सकता है। कौन सा इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन का मैंने ये फॉर्मेट बता दिया, इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन, लेकिन किसका ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसका, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पब्लिक ऑथोरिटी का ले सकता है, और या कोई ऐसा प्राइवेट ऑथोरिटी जिसका कंट्रोल किसके पास है, तो उसको भी हम पब्लिक ऑथोरिटी के ही क्या लेते हैं, कैटेगरी में। जैसे आप पढ़ते होंगे कि अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है किसी पब्लिक कंपनी का, तो उस कंपनी को भी हम ट्रीट क्या करते हैं, पब्लिक कंपनी, ऑल दो उसका कॉन्स्टिट्यूशन किसके तरह है, प्राइवेट कंपनी की तरह है। तो ठीक वैसे ही यहां पे भी ये चीज आपका एप्लीकेबल हो रहा है। आइए चलिए, अब यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर कोई भी जो है पर्सन इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे ले सकता है। कहा कि वो पब्लिक ऑथोरिटी के किस ऑफिसर के पास जाएगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास, या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। देखिए इसका एब्रिविएशन थोड़ा अजीब किया गया है, क्या लिखा हुआ है, POI, लेकिन मतलब क्या है ये, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत जगह एब्रिविएशन में जैसे LLB लिखा हुआ है, इसका जो है वो बताइए फुल फॉर्म। सब लोग अपना हाथ निकाल के रखिएगा, चुल्लू चुल्लू भर दूंगा, और डूब के जरूर मर जाइए। हाँ वैसा ही वाला, आप भी पहले बाल से शुरू कीजिएगा। बैचलर ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेशन, ऐसे ही जो है आपका MBBS, तो कभी कभी एब्रिविएशन ये नहीं कि यहीं से स्टार्ट होगा, ये हुआ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जन, तो सर्जरी, तो ये दोनों तरफ भाग गया। तो कभी कभी आपके जो है वो कुछ एब्रिविएशन वैसे ही नहीं होते हैं जैसे हम शुरू से स्टार्ट किए और कहां पहुंच गए, लास्ट, तो ऐसा उटपटांग हो सकता है। चलिए तो किसके पास हम जाएंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर।
उनके पास आप जाते हैं, ठीक है। इनका क्या ड्यूटीज है? अगर इनसे इंफॉर्मेशन मांगा गया तो ऐसे केस में दो बातें इनके लिए है। एक तो अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगने के लिए आए तो रीजनेबल असिस्टेंस देंगे, क्या प्रोवाइड करने में? इंफॉर्मेशन। दूसरा, अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि सही फॉर्मेट में नहीं चीजों को लेकर के आया है, बल्कि वो कह रहा है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, बताइए कैसे मिलेगा, तो कहा गया कि इनका ये काम भी है कि ये बताएंगे कि ये वाला फॉर्म भर करके ऐसे करके अगर मेरे पास आओगे, मेरे मत्थे मरोगे तो मुझे इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन भी इन्हीं को देना है और इस बात का भी इंफॉर्मेशन इनको देना है कि ये इंफॉर्मेशन आप कैसे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो उतने क्वालिफाइड नहीं है कि उनको पता रहेगा कि कौन सा वाला फॉर्म कितने रुपए का, ऑर्डर लगा करके कितने रुपए का, फीस लगा करके किस फॉर्मेट में उनसे क्या किया जाए, मांगा जाए। वो बस आए हैं और कह रहे हैं कि हमें जानना है कि हमारे मोहल्ले में कितने मोहल्ला क्लिनिक जो है वो खुले हैं या इस एरिया में कितना खुला। बोलेंगे कि ठीक है, ये फॉर्म होता है, ये देखिए, इस फॉर्म पे आपको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए बताइए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ये लीजिए, यहां साइन कीजिए या लगाइए अंगूठा अपना। वो भी ले सकते हैं। कहीं कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति ही क्या ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पहला, इंफॉर्मेशन मांगने जाए तो इंफॉर्मेशन दे, और दूसरा क्या करे, मदद करे और उसको राइटिंग में जो है वो तैयार कर दे, क्योंकि वो बंदा गया लिखना नहीं आता है, उन्होंने पूछा और ये बताएंगे उन्हें। द एप्लीकेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव व्हाट, एनी रीजन फॉर व्हाट रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन। बोला गया कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी जो है वो और इंफॉर्मेशन देने का, यानी कि जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन लेने के लिए गया है उसका आप जो है वो रैगिंग लेना शुरू नहीं कर सकते हैं। और कहीं उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि मुझे ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। एमवी, यहां पे आप एमवी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कभी पूछूं कि भाई आप ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, तो वहां पे मत बोलिएगा एमवी। लेकिन अगर यहां जा रहे हैं और एमवी बोलना आपको बहुत पसंद है तो ऐसे केस में आप यहां बोल सकते हैं। अगर वो पूछते हैं कि भाई जरा बताइए आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, एमवी, और उनको क्या करना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन। आप उनसे कहते हैं कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए लेकिन मुझे फॉर्म भरना नहीं आता है, और उन्होंने पूछा क्यों चाहिए, तो आपने बोला एमवी, और उसके बाद वो ये नहीं कह सकता एमवी चाहिए तो भरो फॉर्म और खुद से करो। उसके बावजूद भी उनको क्या करना पड़ेगा, उन चीजों को रिड्यूस करना पड़ेगा, किसमें, मतलब वो लिखेंगे आपके बदले में। तो ये किनकी ड्यूटीज, तो याद रखिए, जो इंफॉर्मेशन लेने गया है उससे अनरीजनेबल कोई चीज पूछा नहीं जा सकता, उससे उतना ही पर्टिकुलर्स लेना रहेगा जिससे उस तक चीज को पहुंचा सके। भाई कहीं तो भेजेंगे इस डॉक्यूमेंट को, तो वो एड्रेस बताइए, पता बताइए, किसके नाम से ये जाना रहेगा। कह रहे एनी पर्सन हु डिजायर टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन शैल मेक रिक्वेस्ट इन राइटिंग और थ्रू व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। वो लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है, वो हिंदी हो सकता है। अगर वो ऑफिस, कौन सा ऑफिस, वो पब्लिक अथॉरिटी का ऑफिस जिससे आपको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज अगर कोई लोकल लैंग्वेज भी है, बहुत जगह ऐसा होता है, ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे काम जो है वो वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज, वहां का लोकल लैंग्वेज भी हो जाता है। अगर महाराष्ट्र में है तो मराठी में भी होता है, कुछ जो है लोकल लेवल पे जो काम होते हैं, चाहे तो आप उस लैंग्वेज में भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को मंगा सकते हैं, बशर्ते वो ऑफिशियल लैंग्वेज उस एरिया का होना चाहिए। और किनसे ले सकते हैं, या तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से ले सकते हैं। द रिक्वेस्ट शुड स्पेसिफाई द पर्टिकुलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन sought by the applicant and should be accompanied by what, रिक्विजिट फिट। साफ तौर पे बताइए क्या इंफॉर्मेशन चाहते, वेग में मत पूछिए कि जितना है सब दे दो, तो पूरा का पूरा ऑफिस फोटो कॉपी करके दे दें। तो इसीलिए आप बताइए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, और जैसा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस बेसिस पे आपसे क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। रीजन ये कितने फोटो कॉपी भेजने होंगे, किस तरह से भेजना होगा, सीडी भेजना होगा, क्या भेजना होगा, उस अकॉर्डिंग चार्ज किए जाएंगे। कहा गया कि डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन किससे मांगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इनको बोला गया कि देखिए भाई ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगाइए। अगर आपने इंफॉर्मेशन मांगा किससे, पब्लिक इंफॉर्मेशन
ऑफिसर से। अगर जो है वो आपने ये इंफॉर्मेशन मांगा किससे, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से। दो अलग अलग जगह अलग अलग एब्रिविएशन आ रहे हैं, चेक कर लेंगे। मुझे जहां तक लगता है कि इनका एब्रिविएशन बिल्कुल जनरल जाता है, जैसे APIO। हो सकता है कहीं एरर हो तो उसको छोड़ दीजिएगा, एक ही लेकर के चलेंगे। और जैसे यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं इसको कहीं पे भी। तो इसमें उटपटांग एब्रिविएशन नहीं है वैसे, जहां तक मुझे याद है। इसका एब्रिविएशन क्या है, नॉर्मल है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर आपने इंफॉर्मेशन के लिए किसको रिक्वेस्ट किया, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, तो कितने दिन में, 30। ये सब MCQ का क्वेश्चन है। और अगर आपने ये जो है वो किसको रिक्वेस्ट किया, क्योंकि फिर वो वहां से वो किनके पास भेजते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास। तो इसीलिए 5 दिन का यहां पे क्या रखा गया है, एक्स्ट्रा टाइम रखा गया, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको नहीं जाना पड़े पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, क्योंकि वहां पे यही हायरार्की अवेलेबल था। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर शायद दूसरे वाले ऑफिस में बैठते हो जो वहां से क्या हो, दूर हो, तो आप इनके पास भी जा सकते हैं। 35 डेज। अगर कोई चीज अर्जेंसी का रहा और किसी के फ्रीडम, लिबर्टी, अरेस्ट इस तरह से रिलेटेड रहा कि अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो सामने वाले को शायद अरेस्ट किया जा सकता है, या उसके बेसिस पे कोई इस तरह का जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में कितना समय दिया गया है। तो इसका मतलब असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास गए तो कितने दिन में, 35 डेज में। अगर यही आप किनके पास गए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो कितने दिन में। अगर ये अर्जेंसी का रहा तो, और अर्जेंसी में ये नहीं कि मुझे ट्रेन पकड़ना है या मुझे जो है वो जल्दी से जाना है, मेरा जो है वो पिज्जा आ गया होगा, ठंडा हो जाएगा, ये सब अर्जेंसी का पार्ट नहीं होता है। अगर कोई चीज ऐसा है जिसमें किसी का फ्रीडम, अरेस्ट, डिटेंशन, ऐसी बातें, तो कितने घंटे का टाइम है आपके पास, 48 आवर्स का टाइम है। नो एक्शन ऑन एप्लीकेशन इज डीम्ड, 30 दिन में अगर कोई जवाब नहीं मिला तो इसका मतलब हमने माना कि आपके तरफ से क्या है, आपके तरफ से ना है, और आप रिफ्यूज कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर कैपेबल एंड वी आर अप्लाइड फॉर दैट वन, कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, वी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अपील। हम अपील के लिए क्या कर सकते हैं, और आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। कितने दिन में, जो आपको टाइम दिया हुआ था। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास 35 दिन तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, क्या मानेंगे, आपकी तरफ से ना है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास और आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया 30 दिन में, क्या मानेंगे। अर्जेंसी का है, 48 आवर्स में कोई जवाब नहीं, क्या मानेंगे कि इसका मतलब आपकी तरफ से ना है। इफ इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी आर इन्वॉल्व, तो वैसे केस में जो है वो कितने दिन तक, कह रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम प्लस टाइम गिवन फॉर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यहां पे हमने 10 दिन का क्या लिया है और एक्स्ट्रा टाइम लिया। ये कौन सा टाइम हुआ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपने इंफॉर्मेशन जो मांगा वो मांगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से, MCD से, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो किसके पास जा रहा है, मान लीजिए कि दिल्ली जल बोर्ड के पास। तो अब ये उनको भेजेंगे ना, यहां तो आपने दिया था, ये उनको भेजेंगे कि देखिए भाई इसमें जो कुछ पार्ट है वो आपके इंफॉर्मेशन का, वो आप दीजिए, हम अपना वाला देंगे, दोनों कंपाइल होकर के जाना रहेगा। तो बताइए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा या नहीं। तो उस केस में कितने दिन एक्स्ट्रा और किया है, 10 डेज का टाइम एक्स्ट्रा किया है। अब ये सारा का सारा आपको MCQ में याद रहना चाहिए। अब कह रहे हैं कि कौन कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो इस एक्ट के दायरे के क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसमें चौधरी बनने ना आए, यानी कि ये नहीं कि लिखना उखना भी नहीं आता है और मजे से जाएंगे और बोलेंगे कि जरा बताना हमारे पास जो है वो कौन कौन सा जो है वो बम है, कौन कौन सा जो है वो तोप है, सब जरा लिख करके देना। और बोल रहे कि अच्छा मांगो क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, बोला नहीं वो लिखना पढ़ना नहीं आता है, आप उसको जो है वो रिड्यूस करो इन राइटिंग, और मैं लगाऊंगा उस पर अंगूठा, और चीज जो चाह रहा हूं वो चौधरी वाला। तो बोला गया ई ना चौलबे, हम आपकी मदद जरूर करेंगे लेकिन सिर्फ उन इंफॉर्मेशन के लिए जिन इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या हैं, एंटाइटल हैं। सेक्शन 8 में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है या सेक्शन 9 में जो ऑथोरिटी बताया हुआ है, उन लोगों के लिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। और वो क्या है, इंफॉर्मेशन इफेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी। बताइए जो चीज हमारे देश के सिक्योरिटीज और बाकी चीज से रिलेटेड है उसे खुफिया रखा जाए या सब जनता में बांट दिया जाए, क्योंकि जो जनता में रखा जाएगा वही तो न्यूज के जरिए बाकी लोगों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। कहा गया कि इंफॉर्मेशन फॉरबिडन बाय कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने बोला है कि किसी भी शर्त पे नाम नहीं बताएंगे कि इस गलत काम हुआ था लेकिन किन किन लोगों ने किया था और उसका एड्रेस क्या क्या है, वरना लोग शायद उसे मार डालेंगे।
पॉसिबल? या कोई और भी चीज कि आप किसी भी जो है अगर कोई पूछे कि अभी तक इस अटैक में कितने लोग घायल हुए हैं या क्या हुआ, तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन कोर्ट ने मना किया। कहा कि ऐसा इसीलिए ताकि किसी तरह का जो है वो वायलेंस और ना हो, गलत इससे जो है कोई और जो इंफॉर्मेशन ना आ जाए। अगर कोर्ट ने मना किया है तो ऐसे केस में वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड, और ये कोर्ट किस चीज के इंफॉर्मेशन को मना करेगी, ये जुरिडिक्शन किसका है? कोर्ट का है। और ये फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे कोर्ट क्या करती है? तय करती है। इंफॉर्मेशन प्रिविलेज टू लेजिस्लेचर, यानी चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटर हो चाहे यूनियन लेजिस्लेचर हो, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जो हम लोग कहते हैं। कहा कि इससे रिलेटेड कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जरा सोचिए अगर किसी ने बोला कि मुझे इसका सारा फॉर्मूला बताना, किस चीज का? पेटेंट जो लिया गया है, याद है? मैक्सिमम लोग हैं मॉड 2 वाले। पेटेंट में फॉर्मूला ही तो है वो। ये फॉर्मूला आपने बताया है या नहीं कंट्रोलर ऑफ पेटेंट को? बताया है, तभी तो आपको क्या मिला हुआ है? पेटेंट मिला हुआ है। लेकिन अब कोई आए और पेटेंट ऑफिस तो पब्लिक ऑथोरिटी हो गया, वो आकर के बोले कि मुझे बताना कि इस दवा का इन्होंने जो है जो पेटेंट लिया उसका क्या फॉर्मूला है, तो बोला गया कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के लिए यही फॉर्मूला ही तो बचाना है, और इसी का इंफ्रिंजमेंट ना हो, तभी तो इतने सारे क्या बनाए गए हैं, उसके लिए एक्ट बनाए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। कहा कि ट्रेड सीक्रेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन तरह के चीजों को पब्लिक में डिस्क्लोज। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो चीज पब्लिक को नहीं बताया जाएगा, लेकिन वो चीज बनाने के लिए कितना ग्राम जो है वो सोडियम, कितना पोटासियम, कितना क्लोरीन, कितना बेंजामिन, और कैसे उबाला जाता है, कब सुखाया जाता है, कब क्या किया जाता है, बोला इसको बोलते हैं आपका फॉर्मूला, और ये शेयर नहीं किया जाएगा। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट? किसी भी तरह के डेलीगेशन, जैसे अभी जो है वो इंडिया से बाहर गए थे, यूएसए गए थे मोदी जी, बहुत सारा इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में शेयर किया गया, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के बीच में भी अभी शेयर नहीं है, जिसको डिप्लोमेटिक रिलेशन बोलते हैं। जैसे एक तरफ रसा से भी हमारी दोस्ती है, दूसरी तरफ रसा और यूएसए का दुश्मनी है। हमें रसा से भी जो है वो चीज चाहिए, और हमें किससे चाहिए? यूएसए से भी चाहिए। रसा हमेशा से जो है वो रूस आपका हमेशा मदद किया, जितने भी वॉर हुए हैं सब में बहुत मदद किया है। और चाइना और यूएसए ये पहले से ही धोखेबाज नेचर के हैं। सबसे बड़ा धोखेबाज चाइना, उस पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर उसने बोला कि अब हम जो है वो सहमत है कि हम जो है वो इस पे कहीं भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए कुछ ही दिन पे जो है वो देश पे हमला होने वाला है। अगर वो आपसे लगातार जो है वो डटा हुआ है कि नहीं ना हम पीछे जाएंगे, नहीं, तो समझिए आप सुरक्षित हैं। यानी अभी जो माहौल है इसका मतलब है कि हम सुरक्षित हैं। अगर वो शांत हो जाए और बोले कि ठीक है एलओसी पे या बाकी या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए बहुत भयानक क्या होने वाला है मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने बाकी जो 62-65 में ऐसा किया भी है। इंफॉर्मेशन इंडेंजरिंग द लाइफ और सेफ्टी ऑफ ए पर्सन, जैसे अभी सुबह में आते वक्त शायद तैयार हो रहा था मैं, तो टीवी चल रहा होगा, तो दो ही चीज चलता है, या तो सिंचैन चलता है या न्यूज, यही दो चीज चलता रहता है। तो अरे आप लोगों ने एक वो पागल बेटा देखा है? यूट्यूब पे पागल बेटा करके कोई चैनल है, छोटे बच्चे का है। ये होमवर्क नहीं है, लेकिन एक बार देखिएगा, वो बच्चा है इतना इरिटेटिंग, वो सिंचन का भी पप्पा है, पागल में। हाँ हाँ, अच्छा, तो वो बिटिया हमको जो है पापा खाते वक्त तो देखो, उसको पता नहीं क्या मजा आता है कि उसका चीज क्या करे, सब लोग अगर देखे तो उसमें उसको बहुत मजा है। बोलते बेटा ऐसे जुल्म नहीं करते, एक तो जो है वो खुद देखो, चलो ठीक है, फिर क्या करो कि पापा बैठ के देखो ना, मम्मा तो नहीं देखती है मेरे साथ। अगर वो कुछ देख रही है ना टीवी पे, अब तो बहुत कम, पहले जब छोटी थी तो छोटा भीम, पापा देखो ना देखो ना, अब क्या पता सब लोग देख रहे हैं तो उसको क्या मजा आ रहा है, और बात भी नहीं करना है उस समय एक दूसरे से, क्या करना है सिर्फ बैठ, उसको मजा आ रहा है। ये भीम लड्डू खाया, वो ऐसे किया तो उसको मजा आ रहा है, हमें क्या मुंह में देता तो एक बात भी समझते। उसके बाद ढोलकपुर को बचा रहा है तो ये कर रहा है वो कर रहा है। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर वही टीवी देख रहा था सुबह में, तो उसमें आया था कि बहुत सारे प्रिजनर्स को कहा जा रहा है कि दिल्ली से या बिहार यूपी से जो है वो शिफ्ट करके जो है इसको अंडमान निकोबार जो है वो भेजा जाए।
ये न्यूज थोड़ा सा चल रहा है क्योंकि ये लोग यहां से गैंग चला रहे, बिश्नोई ग्रुप और बहुत सारे ऐसे हैं। मैं पढ़ाने के पर्पज से यूज कर रहा हूं, मेरा इस ग्रुप से कहीं कोई दुश्मनी नहीं है। तो कोई भी जो है वो ऐसे ग्रुप है, ये बहुत ज्यादा कह रहे हैं एक्टिव है, और ये जेल में रह के भी चीजों को क्या कर ले रहे हैं, ऑपरेट कर ले रहे हैं। तो कहा जा रहा है इनको उस तरह के जेल में क्या किया जाए, सेंट्रल जेल से वहां शिफ्ट किया जाए। अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए कि इनको बोला जाए तो हो सकता है कहीं और फिर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को जो है वो पता ना चले, क्योंकि इनके ऊपर भी जो है वो हमला हो सकता है। जैसे एक यूपी में हुआ था, नाम भूल रहा हूं, अमजद या हाँ अतीक अहमद, सही कह रहे हैं। तो उनको जो है वो जिस समय कहीं पेश किया जा रहा था उसी दौरान जो है वो डेथ हो गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो, देखिए सबके पास राइट है, जो भी सजा देगी उसको कौन देगा, कोर्ट देगा। किसी को लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का राइट नहीं दिया गया, कहा गया। इसीलिए कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो किसी के लाइफ या सेफ्टी के लिए क्या है, खतरा है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं किया जाएगा। जैसे कसाब, अभी तो नहीं, लेकिन जब था कि कसाब को किस जेल में रखा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के फैमिली को उसने मारा था, तो उसी में से कोई होगा जो क्या बोलेगा कि जी के करना क्या है, मेरे घर के कोई मेंबर ही नहीं बचे, मैं इसको मार के रहूंगा। कहने का मतलब बस इतना ही हुआ कि कोई भी है लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट होगा, लेकिन अगर किसी का सेफ्टी और लाइफ इन डेंजर है तो वो इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे। ये कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 8 कहता है इंफॉर्मेशन इफेक्टिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग। कोई भी अगर जांच पड़ताल चल रहा है, जैसे श्रद्धा मामला हो या और कोई भी केस हो, तो आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप कह सकते हैं कि जरा मुझे पोजीशन बताना, कहां तक जो है तहकीकात पहुंची है। कहा गया कि ये चीज आपके पास नहीं है, ये चेन बना हुआ किस अथॉरिटी के पास जाएगा। कैबिनेट का कोई भी जो है वो पेपर, कौन सा बजट, कौन सा कानून, किस में टैक्स बढ़ा रहे हो, किस में कम कर रहे हो, किस पे जो है वो ड्यूटी कम होगा, किस पे ज्यादा होगा। इंफॉर्मेशन इन्वेंडिंग द प्राइवेसी ऑफ व्हाट इंडिविजुअल, और जो किसी भी इंडिविजुअल के प्राइवेसी को क्या करे, जैसे ये पर्सन कब कब कहां कहां छुट्टियां मनाने किनके किनके साथ गए थे, चाहे भले वो कोई मिनिस्टर ही क्यों ना हो। कहा गया कि ये इंफॉर्मेशन उनका पर्सनल है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको जब आप मांग रहे हैं तो उसमें कुछ पार्ट है जो सेक्शन 8 की तरफ जाता है, यानी रेस्ट्रिक्टेड में, और कुछ ऐसा है जो फ्री है, तो वैसे केस में क्या किया जाएगा। इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, वो इंफॉर्मेशन सीधे रिजेक्ट कर दिया जाए। आपने रिक्वेस्ट दिया कि मुझे ये इंफॉर्मेशन बताया जाए, उसमें सेक्शन 8 के वो इंफॉर्मेशन है जो रेस्ट्रिक्टेड है, इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज अमंग द पीपल, और कुछ ऐसे हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं। बताइए क्या किया जाए। हाँ, तो बिल्कुल सही आपने इंटरप्रेट किया, कहा कि जो रेस्ट्रिक्टेड है वो नहीं मिलेगा, लेकिन आउटराइटली पूरे के पूरे एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम लिख देंगे एज पर सेक्शन 8 इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, और ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया जा सकता है, और ये लीजिए ये इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हु इज एक्सक्लूडेड, अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, और अब हम बेसिकली बोल रहे हैं कि किस बॉडी को जो है वो पब्लिक अथॉरिटी के दायरे से क्या किया गया है। ये ऐसा नहीं कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, भयंकर पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट के ही विंग है, लेकिन कहा गया कि इस एक्ट के लिए हम इसको क्या नहीं मानेंगे, और अगर इसको पब्लिक अथॉरिटी नहीं मानेंगे तो इससे रिलेटेड क्या कोई इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, कहा गया कि नहीं। अभी जो हमने पढ़ा था वो था कि किस किस तरह का इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं लेंगे, और अब पढ़ रहे हैं कि किस अथॉरिटी का कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं लेंगे, और उसमें से देखिए कौन से अथॉरिटी है। इंफॉर्मेशन ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग रॉ, जो हमारे देश का खुफिया बॉडी है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कहां छापेमारी की जाएगी, पूछे जरा इनसे, इंफॉर्मेशन ले, पब्लिक अथॉरिटी है, आज कहां रेड मारने वाले हो, किसके घर पे रेड मारने, बोला कि कुछ भी नहीं, इससे कोई भी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, आने वाले दिनों में किस तरह का इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने वाले हैं, ये इनसाइडर जैसा चीज नहीं हो गया, क्योंकि इसी से तो मार्केट सारा ड्रिवन होता है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन, बताऊंगा आपको, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी बोलते हैं। फेमा के कहिए जो अथॉरिटी हुए, फेमा के अकॉर्डिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, और आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अकॉर्डिंग, यही अथॉरिटी होते हैं।
जो बहुत सारे मामलों में पूछताछ के लिए हमेशा सुनते होंगे कि ईडी जो है उसका गलत इस्तेमाल जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, मतलब अपने सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही। तो ईडी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के मामलों में, यानी कि अगर इंडिया से बाहर पैसे वगैरह का लेन देन का गड़बड़ी है, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई मामला है कि आप गलत तरीके से पैसे कमाए हैं और गलत तरीके के बिजनेस में उसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कितना अफीम, कितना चरस, कितना गांजा किस डिपार्टमेंट के पास कहां पे रखा हुआ है, समझ रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन जान करके आप क्या करेंगे, वहां पहुंच करके बोलेंगे जय माता दी, अच्छा लगा मिल करके। क्या ये इंफॉर्मेशन का कोई सेंस बनता है? तो बोला गया कि ये इंफॉर्मेशन, ये डिपार्टमेंट को ही हमने आपके दायरे से क्या रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। एविएशन रिसर्च सेंटर, एविएशन रिसर्च सेंटर में एयरफोर्स भी आते हैं और सिविलियंस वाले भी आते हैं। कहा गया कि ये इंफॉर्मेशन इसलिए अलग रहेगा कि कौन हवाई जहाज कितने लॉन्गिट्यूड कितने लैटिट्यूड पे मूव करता है। आप कहेंगे कि ये क्या मतलब हुआ। मुझे एक चीज बताइए, कभी आपने सोचा है कि जैसे ट्रैफिक रूल है तो रोड पे कुछ चल रहा होता है तो उसके रूल हैं या नहीं है, रेड लाइट, सिग्नल, क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, क्योंकि बहुत तरह के लोग चलेंगे। ऐसे ही हवा में अगर कोई चीज जा रहा है तो जिसको मर्जी अपना एकक प्लेन सब लिया और सब उड़ गया, चलो जी थोड़ा थोड़ा जैसे घूम रहे हैं, क्या ऐसे होगा? तब तो फिर हेड ऑन कॉलिजन होगा, नहीं हो जाएगा। कहा गया कि नहीं, उसका रूट डिफाइन है, कितने पे कौन सा, कहां की फ्लैट है तो वो कितने हाइट पे कहां से गुजरेगा। ऐसा इसीलिए ताकि उस समय अगर कोई ड्रिलिंग वर्क हो रहा हो, ड्रिलिंग मीन्स एयरफोर्स का कोई मॉक ड्रिल हो रहा हो, या हमें उस समय जो है वो कहीं और जाना रहे, हमें का मतलब गवर्नमेंट वगैरह के किसी बॉडी को किसी जगह जाना रहे, तो वो पाथ पहले से डिफाइन रहेगा। अदरवाइज जितने स्पीड में वो होते हैं, अगर वो अपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे नहीं रहेंगे, मतलब इस हाइट पे ये तो इस हाइट पे ये, तो ऐसे केस में कहीं जाएंगे और टकराएं तो जरा सोचिए। या एक दूसरे से एक खास डिस्टेंस से वो गुजरना चाहिए, मतलब वाइब्रेशन से ही दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों का बैलेंस खराब। कहा गया कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन तो ये हम आपको बता दें ताकि टेररिस्ट वगैरह जो है वो बिंदास जो है वो धमाका कर दे कि इतने डिग्री पे ये और इतने डिग्री पे ये, यहां से सेट करो और इतने बजे छोड़ दो। कहा गया कि ये सब चीज क्या है, इस दायरे के बाहर है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इन सब की जरूरत होती है जब कहीं ना कहीं किसी भी तरह का डिजास्टर, या कहिए कोई भी जो है जैसे कारगिल जैसा समय आ गया, या किसी जगह पे दंगा, जैसे अभी आपका जो है वो मणिपुर में जो स्थिति, उस जगहों पे इन चीजों को भेजा जाता है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, इसमें जो है तिब्बतियन भूटानियन पुलिस, ये दो देश, हाँ इसमें जो है वो बॉर्डर वगैरह को लेकर के जो है वो पुलिस वगैरह होते हैं। सीआईएसएफ हो गया, नेशनल सिक्योरिटीज गार्ड, ये तो हाईली कस्टमाइज होते हैं। असम राइफल, ये सब देश के सुरक्षा से जुड़े हुए जो अलग अलग फोर्सेज हैं। कहा गया कि इनसे रिलेटेड हम कोई इंफॉर्मेशन देने वाले नहीं है कि इसमें कितने एज ग्रुप के कितने लोग हैं। बताइए, ये सारा इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं अगर बाहर जाएगा तो ये डेंजरस है या नहीं? क्योंकि ऐसे ही आए दिन आप सुनते हैं कि पुलिस के इस फोर्स पे जो है वो हमला हो गया, इस चौकी पे हमला हो गया, इतने लोगों की जान गई। अब कहा गया कि आप तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचे, और जो इंफॉर्मेशन आपने मांगा है वो सही समय पे पहुंचे। इसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई क्या होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कोई ना कोई क्या होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए। तो दो लेवल पे जो है वो अथॉरिटी बनाया गया। एक बनाया गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, किस लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे हर स्टेट के लिए क्या बनाया गया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो पहले जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहे हैं। कहा गया कि इनको जो है कंस्टिट्यूट कौन गवर्नमेंट करते हैं, सेंट्रल का है तो कौन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। कहा कि इसमें जो है जो बॉस होंगे उनका नाम है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और बाकी जो लोग होंगे वो कहलाते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहलाते हैं। और कहा गया कि इनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं हो सकती है। मतलब ये जो ऑफिस है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो ऑफिस है, उसमें एक बॉस होंगे जिनको बोलेंगे चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए, और इसके अलावा और भी लोग होंगे जिनको हम क्या पुकारते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये सब के सब मिलकर के कितने होंगे, कहा गया कि किसी भी शर्त पे 10 से ज्यादा नहीं होंगे। जरूरत नहीं है तो 4 होंगे, 5 होंगे, जरूरत बढ़ता गया तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होंगे। कहा गया कि दीज आर अपॉइंटेड बाय होम,
और किसके रिकमेंडेशन पे? तो कहा गया कि रिकमेंडेशन जो होगा वो जो रूलिंग पार्टी का हेड हो गया प्राइम मिनिस्टर, ओपोजिशन पार्टी जो है वो उनके भी जो है वो क्या होंगे? पर्सन होंगे, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब है कि जो उस समय रूलिंग गवर्नमेंट है उसके भी और जो ऑपोजिशन है उसके भी, और इन दोनों के ही रिकमेंडेशन पे कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ताकि अनबाइस्ड लोगों को किया जा सके। अब ये सच कितना है नहीं पता। हेडक्वार्टर सच का मतलब कितने अनबाइस्ड आते हैं। देखिए ये हमेशा से रहा है, जो भी पक्ष सत्ता में रहती है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी हो चाहे और कोई भी एजेंसी हो, कहीं ना कहीं उसका उस पर क्या हो जाता है? कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोल जरूर रहता है, क्योंकि हर कोई तो ऑफिस से ही तो ऑर्डर जा रहा है, और वो सारे मंत्रालय से ही ऑफिस जाता है, मिनिस्ट्री से ही। हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में है। इनकी सेवा 5 साल के लिए, या एज कितने तक? 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। और कह रहे हैं कि जो भी यहां पे पर्सन है, किसमें? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, कहा शैल नॉट बी मेंबर ऑफ व्हाट? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। उनके मेंबर यानी एमएलए एमपी कोई भी इसमें शामिल वो लोग नहीं हो सकते, ना चीफ कमिश्नर और ना ही क्या हो सकते हैं? सीआईएस, ना ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो भी नहीं हो सकते। दोनों में से किसी भी पोस्ट पे कौन नहीं होंगे? ना एमएलए ना एमपी, कोई भी चुने हुए पर्सन नहीं होंगे। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों को कमीशन ही बोलते हैं। स्टेट वाले में देखिए, सेंट्रल वाले में कौन अपॉइंट करते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था बनाना, और यहां पे किसका काम? वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती थी, और स्टेट में क्या होता है? गवर्नर होते हैं। तो यहां पे जो अपॉइंटमेंट होगा किनके जरिए होगा? संख्या सेम है, जो चीफ होगा वो, और जो क्या होगा? सिर्फ इंफॉर्मेशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये दोनों मिलाकर के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। कहीं पे अगर मान लीजिए मामला ज्यादा आता है इंफॉर्मेशन वगैरह से रिलेटेड, तो हो सकता है वहां 5 लोगों को रखें। कहीं पे लगता है कि ऐसा जो है वो चीज है नहीं, कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह लेते नहीं है, ज्यादा मामला आता नहीं है, हमें पीआईओ के ऊपर कंट्रोल रखने की जरूरत, पर्सन जो आपके इंफॉर्मेटिक ऑफिसर्स जो हैं, कहा गया कि जो है वो उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है नहीं, तो ऐसे केस में कम रख सकते हैं। दीज शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, और किसके रिकमेंडेशन पे? सेम हो गया, वहां पे प्राइम मिनिस्टर, और यहां पे क्या हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर, और दूसरी तरफ जो है चेयरमैन ऑफ कमिटी एंड अदर मेंबर। पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनके क्या क्या पावर है जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है? पावर टू कंडक्ट व्हाट? इंक्वायरी। किस चीज का इंक्वायरी भाई? कि जो इंफॉर्मेशन मंगाया गया वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया गया? क्या वो इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे में आता था, या वो इंफॉर्मेशन में कोई ऐसा डिपार्टमेंट था जिसको क्या किया गया है? एग्जम्पशन के दायरे में रखा गया है। तो ये सारा काम पावर ऑफ कंडक्ट, क्या? इंक्वायरी। पावर ऑफ सिविल कोर्ट, कहा कि इनको वो सारे अधिकार हैं जो किनको मिला हुआ है? सिविल कोर्ट को मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वही काम करेंगे। देखिए, जो आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनका तो काम इंफॉर्मेशन देना है। 30 दिन में, 35 दिनों में, 40 दिनों में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, 48 आवर्स में। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो आप जब शिकवा शिकायत लेकर के जाएंगे तो इनका काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिविल कोर्ट का है। इनके पास वो सारा राइट है, वो लोगों को समन भेज सकते हैं, वारंट पे जो है वो बुला सकते हैं, वो सारा चीज जो हमने सिविल लॉ में पढ़ा है कि आप वारंट भेज करके किसी को बुलाइए। अगर जो है वो बंदा जो है वो समन पे नहीं आया तो आप क्या बोलिए? पुलिस को अरेस्ट वारंट जारी कीजिए और बोलिए पूरे राज्य के सम्मान के साथ खींच करके लो, हमें उनसे कुछ पूछना है। जब वो आए तो उनसे एफिडेविट पे जो है वो उनका एविडेंस ले सकते हैं, या शपथ दिला करके उनसे पूछ सकते हैं, मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वो सारे के सारे चीज जो है वो जैसे सिविल कोर्ट में करते हैं, आप आइए, विटनेस दीजिए, डॉक्यूमेंट हमारे सामने रखिए, या और भी किसी तरह का कोई भी एस्पेक्ट जो सिविल कोर्ट करती है, वो सारे पावर किनको दिए हुए हैं? किनके पास ये सारा पावर है? ये पावर आपका है, चाहे वो आपका एसआईसी हो या कौन हो, सीआईसी, इन दोनों के पास ये पावर है। कह रहे हैं कि पावर टू रिक्विजिशन व्हाट? records. The Information Commission, while making an inquiry of any complaint, requisition and examine all record covered under this law. मान लीजिए कि आपने इंफॉर्मेशन मांगा और इंफॉर्मेशन में 4 चीज दिया गया और 5 चीज नहीं दिया गया,
अब इनके पास राइट है कि ये बोलेंगे कि दिखाओ जरा क्या इंफॉर्मेशन, इनके पास राइट है कि वो इंफॉर्मेशन दिखाओ। वो बोलेंगे नहीं, इसलिए हमने 4 दिया और 5 नहीं दिया, क्योंकि वो जो है वो पार्शियल डिस्क्लोजर वाला था। 5 ऐसे इंफॉर्मेशन है जो सेक्शन 8 के दायरे में आते हैं, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। तो ये तय करेंगे कि वो एग्जम्पशन के कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। अगर आपको कोई शिकवा शिकायत है, आपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यहां शिकवा शिकायत का क्या मतलब होगा? इंफॉर्मेशन मांगा, नहीं दिया गया, यही होगा। या इंफॉर्मेशन मांगा कुछ और, दिया कुछ और गया। या आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन आपका जो है वो जो दिया गया वो सही नहीं है, खाना पूर्ति कर दी है, या आपसे ज्यादा पैसे चार्ज किए गए, यही सारा कुछ होगा ना। कहा गया कि अगर कोई ऐसी शिकायत है तो सबसे पहले जो है आप किसको कीजिए? सीनियर इन रैंक, टॉप टू द सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यानी कि आप जिस भी स्टेट में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन मांगने गए, उसके ठीक ऊपर के ऑफिसर को कीजिए। जैसे असिस्टेंट इंफॉर्मेशन से अगर आप असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से मांगा तो आप किनको कर दीजिए? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर मान लीजिए कि उनसे मांगा, उन्होंने नहीं दिया, तो उनसे जो ऊपर के हैं उनसे क्या कर लीजिए? स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से मांगिए। अगर उनसे आप जो है वो कहते हैं तो कहा गया कि ये वाला अपील पहले आप उनको कहिए, और अगर उन्होंने भी जो है वो देने से क्या कर दिया? इनकार किया, तो ऐसे केस में कह रहे हैं कि द अपील शुड बी मेड विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। यानी कि आपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से मांगा, उन्होंने 30 दिन में नहीं दिया, तो आप जब से उन्होंने डिनाई किया है तब से, अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ नहीं बोला है, तब क्या कीजिएगा? अपील में नहीं जाइएगा? फर्स्ट अपील में कैसे? हाँ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको उतने दिन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डीम्ड क्या है? रिफ्यूजल है। तो या तो 15वें दिन उसने बोल दिया कि मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला, तो वहां से कितने दिन के भीतर? 30 डेज के भीतर। लेकिन चुप बैठा हुआ है तो जिस दिन 30 डेज खत्म हो, वहां से कितने दिन के भीतर? अगर इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा चीज हो जिसके कारण आपको जो है वो 30 दिन में नहीं आप आ पाए, तो उस केस में इन्होंने बोला है कि चाहे तो इनके अपील को एक्सेप्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड पे लेते हुए कि इस वजह से, जो कि इनके कंट्रोल से क्या था? बाहर था, आप अपील को एक्सेप्ट कर सकते। बट इन एनी केस, इन एनी सर्कमस्टांसेज, इट शुड नॉट बी बियॉन्ड 45 डेज। आपने इंफॉर्मेशन मांगा, बोला गया नहीं दूंगा, तो ऐसे केस में जिस दिन बोला नहीं दूंगा वहां से 30 दिन। एक्सेप्शनल केसेस में आप अगर ये साबित कर देते हैं कि देयर आर समथिंग विच वाज बियॉन्ड योर कंट्रोल, लगातार आप बीमार थे या कुछ और थे, तो बोला गया ऐसे केस में और 15 दिन हो सकता है। यानी कि मैक्सिमम कितने दिनों के भीतर? आप कहेंगे सर उसके बाद भी हुआ, तो उसके बाद हुआ तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इतने आसानी से जो चीज मिल रहा था वो अब मिलने वाला नहीं है। फिर तो वही जाइए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इंसान बन गया तारीख। तो फिर जाइए कोर्ट में, और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मामला है, आपको पता ही है, कोर्ट बैठी हुई है, बोलेगी आओ सबसे पहले आपका काम कर ही देते, फिर लंच करेंगे। लंच करने जज बैठा ही था, बोलेगा ये पहले आप ही का सुनवाई कर देते। क्या ऐसे काम होगा? पता नहीं इतने सारे केसेस में कब सुनवाई होगी और आपका ये जो मामला है उसमें कब डेट मिले। लेकिन यहां पे तो डेट दिया हुआ है, देख रहे हैं 30 दिन 45 दिन ऐसे कर, इतने दिन में तो कम वक्त एक चार्जशीट ना फाइल हो पुलिस से, उतने दिन में चीजों को निपटा भी देना है। अब कह रहे द अपील शुड बी डिस्पोज विद इन हाउ मेनी डेज? देख रहे हैं, अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास गए कितना समय लेगा? मैक्सिमम 30 दिन। जवाब दिया तो अच्छी बात है, मिल गया चीज तो अच्छी बात है। अब मिल गया लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला तो भी जा सकते हैं। अब इस केस में तो उसने ना बोला और ना चुप बैठा हुआ है, आपको तो इंफॉर्मेशन दे दिया, अब ये कहां से लीजिएगा 30 डेज? जिस दिन क्या दिया? इंफॉर्मेशन दिया, क्योंकि आपका मानना है कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, तो वहां से आप जो है वो फिर 30 दिन में अपील में जाइए। और आप जब अपील करेंगे तो बोला गया कि अपील आपके पास आया है तो चौधरी मत बन जाइए, कितने दिन में निपटा दीजिए? कहा कि एन अपील शुड बी डिस्पोज विद इन हाउ मेनी डेज? अगर कह रहे हैं कि द पीरियड में बी एक्सटेंडेड फॉर एनी रीजन रिकॉर्डेड इन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम हाउ मेनी डेज? अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेज है जिस सर्कमस्टांसेज में आप जो है वो 30 दिन में अपील को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कहा गया कि मैक्सिमम कितना टाइम ले सकते हैं?
लेकिन ये 45 दिन लीजिए, लेकिन आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों इस चीज को आप 30 दिन में क्लियर नहीं कर सके। और 30 दिन में क्लियर करने का मतलब अपील को 30 दिन में क्या करना था, निपटा देना था। और चाहे जिसके भी फेवर में या अगेंस्ट में आप फैसला सुनाइए। और एक्सेप्शनल केस में भी कहां तक जा सकते हैं, ऐसे ही जब आप अपील करने के लिए आ रहे हैं तो बोला गया 30 डेज, इसमें नहीं है आपका मेंशन। लेकिन अगर आप जो है वो किसी कारण से नहीं आ पाए तो कितने दिन तक और टाइम दिया गया आपको, और 15 डेज ले सकते हैं, आप 45 दिन में आ सकते हैं। इनको कहा गया 30 दिन में निपटा देने के लिए। अगर ये 30 दिन में नहीं निपटाते तो इनको रीजन देना पड़ेगा, और उस केस में ज्यादा से ज्यादा और 15 दिन का टाइम मिलेगा। 45 दिन में किसी न किसी शर्त पे मामले को क्या करना है, रफा दफा करना है। ये तो था फर्स्ट अपील। सेकेंड अपील का मतलब क्या है, कहते हैं इनके पास भी हमें न्याय नहीं मिला, या तो ये भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए, या इसके बावजूद भी जो इंफॉर्मेशन मिला वो पूरा नहीं है, आधा अधूरा है। पॉसिबल, अरे भाई किसी को नाराजगी होगी तभी तो कोई क्या करेगा, अपील करेगा। कह रहे कि सेकेंड अपील शेल लाई अगेंस्ट द फर्स्ट एपलेट ऑर्डर। कौन सा, अपील वाले ऑर्डर के बाद ही होगा। पहला था पीआईओ के अगेंस्ट, फिर आप अपील में गए, अपील में फैसला आया 30 दिन के भीतर या मैक्सिमम कितने दिन के भीतर, 45 डेज के भीतर, नहीं आया पसंद, आपके पास समय है कितने दिनों का, 90 डेज का। वहां पे 30 दिन में फर्स्ट अपील में आना था, सेकेंड अपील में कितना समय है, 90 डेज दिया गया है। कहा गया कि 90 डेज के बाद भी अगर आप आएंगे तो वो आपके अपील को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और हर जगह ये सेम कहानी है। अगर आप ये साबित कर दें कि कुछ ऐसा सिचुएशन था जो आपके कंट्रोल से क्या था, बाहर था। इफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, द कमीशन शैल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू दैट पार्टी। अगर मान लीजिए कि ये मामला ऐसा था जिसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व था, तो कोई भी फैसला सुनाने से पहले ये थर्ड पार्टी को भी क्या करेंगे, मौका देंगे कि वो अपनी बात को क्या कर सके, रख सके कि क्या वजह है, क्यों उसने नहीं दिया। जाने भी तो सही कि नहीं देने के पीछे वजह क्या था। कहा गया कि कुछ फाइन पेनल्टी लगेगा, तो फाइन पेनल्टी जो है हम लोग इस दोनों के बाद देखेंगे, पहले कुछ और देखिए। कहा गया कि जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट इज बार्ड, यानी कि लोअर कोर्ट कभी भी जो है वो इन मामलों को क्या नहीं करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा। देखिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया, उसके ऊपर में जो है वो फर्स्ट अपील, फिर उसके ऊपर कितना अपील, सेकेंड अपील। उसके बाद आपको जाना है तो बोला गया कि पहले इतने हायर अथॉरिटी से आ चुके हैं कि अपील का मतलब हमेशा होता है उससे ऊपर के बॉडी के पास क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। इसीलिए लिखा है कि उन लोगों का स्टेटस ऑलरेडी हमारे लोअर कोर्ट वगैरह से क्या है, बहुत ऊपर है। इसीलिए जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से रिलेटेड कोई अगर अपील है, सेकेंड अपील, कह रहा है कि वो कभी भी लोअर कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती, हमेशा किस कोर्ट में होगी, हायर कोर्ट में होगी। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट में होगी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और इतने सारे जो क्लास हमने पढ़े थे, याद है ना, पूरा का पूरा ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, बोला कि उन जगहों पे इसकी सुनवाई नहीं होगी। रोल ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो कहा भाई इनका काम बस इतना ही है कि क्या करना, आप जो है वो लोगों को एजुकेट कीजिए कि देखिए भाई आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नाम का एक हथियार है जिससे आप हमारा बैंड बजा सकते हैं। एक तो बैंड किसका बज रहा है, पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट का ही तो। और कहा गया कि गवर्नमेंट को किसके तहत, सेक्शन 26 के तहत गवर्नमेंट को लोगों को जागरूक भी करना है कि लोग जागिए, आपके लिए एक एक्ट बना है जिसका नाम क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और इसके तहत आप हमसे कुछ पूछना चाहें तो हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और इसीलिए लोग मंगाते हैं कॉपी, दो तरीके से आप कॉपी मंगा सकते हैं। एक आईसीएसआई में डायरेक्टली जो है आप जाइए, सर्टिफाइड कॉपी का कॉलम है उसके थ्रू मंगा लीजिए, पैसे लगते हैं 500 रुपए पर कॉपी के लगते हैं। दूसरा तरीका है आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मंगाते हैं, क्योंकि आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी है, सीएस ये सब स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है। अंतर यही होता है कि उस केस में शायद 25 या कितने रुपए लगते हैं, मुझे की एग्जैक्टली याद नहीं है, और इधर कितना लगता है। लेकिन बात यह है कि अगर आपने जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मंगाया, इसका मतलब आपने इंस्टीट्यूट को पंगा किया, उनको थोड़ा सा आपने जो है वो दे दिया कुछ डोज। और अगर आप उनके थ्रू जाते हैं चैनल से तो बात अच्छा रहा, मतलब आपने उनसे बस क्या बोला कि हमें अपना कॉपी क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। अब ये नहीं कि इसका कंसिक्वेंस क्या होता है नहीं होता है, लेकिन बात बस इतनी है, जैसे
अगर आप जो है वो आपको कोई दिक्कत है, आप मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, मेरी पहुंचना तो मेरे ही पास है, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट का चीज है तो कौन बताएगा, मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा। हाँ, लेकिन आप जो है वो चौधरी बने और आप जाकर के जो है वो पंचायत कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी बात मुझ तक ही पहुंचेगा, सॉल्यूशन तो मैं ही दूंगा, लेकिन दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा, अंतर होगा। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वैसे ही यहां पे है, इसीलिए कोशिश करना है कि कोई भी बॉडी जो पब्लिक ऑथोरिटी है उसमें जब तक जरूरत ना हो तब तक जो है हम अनरीजनेबली, ऐसे तो बहुत लोगों की आदत रहती है, आ बैल मुझे मार, काम नहीं है तो वो ढूही मारते रहते हैं, तो वैसे कीजिए। लेकिन अगर काम रहे तो कोशिश कीजिए कि इस तरह का पंगा जो है वो कम हो। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, अगर सर्टिफाइड कॉपी चाहिए पे करेंगे और क्या करेंगे, हम कॉपी मंगाएंगे। आरटीआई के तहत जाने की जरूरत नहीं है, बट आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी रूट क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। अगर वहां से भी जाएंगे तो क्या मिलेगा, 30 दिन के भीतर ही आपको क्या मिलेगा, रिप्लाई। और यहां भी इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है कि आप अप्लाई करते हैं तो कितने दिन में मिलेगा, 30 डेज में। तो कहा गया कि लोगों को पहले ये क्या करें, एजुकेट करें कि हमने आपके लिए ऐसा भी क्या किया हुआ है, इंतजाम किया हुआ है। टू इनकरेज पब्लिक अथॉरिटीज टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ सच, कहा कि भाई पब्लिक अथॉरिटी को इनकरेज कीजिए कि ये नहीं कि लोग आए तो जानबूझ करके रिलक्टेंसी वाला अप्रोच लगाए। एक होता है हाँ कर देंगे, आ जाएगा कल आएगा। एक कहा गया ये काम तो आपको करना ही है, क्योंकि उन्होंने क्या मांगा है, इंफॉर्मेशन मांगा है, वो भी आरटीआई के तहत, तो आपको जब देना ही है तो उनको इनकरेज कीजिए कि वेरी गुड, आपका ये इंफॉर्मेशन है, ये इतने दिन के भीतर पहुंच जाएगा। वहां का माहौल ऐसा रखिए कि कोई चाह करके भी आना चाहे तो क्या कर सके, आए और इंफॉर्मेशन के लिए सॉफ्ट कर सके। टू प्रमोट टाइमली एंड इफेक्टिव डिस्मिनेशन ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जो 30 दिन का समय है, 48 घंटे का समय है, 35 डेज का जो टाइम है या 40 डेज का जो टाइम है, उतने ही दिन के भीतर लोगों को क्या मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके। टू ट्रेन ऑफिसर एंड डेवलप व्हाट, ट्रेनिंग मटेरियल, किस ऑफिसर को, जो ऑफिसर कहां पे अपॉइंटेड हैं, जो वहां पे यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनको ट्रेन कर सके। टू कंपाइल एंड डिसेमिनेट ए यूजर गाइड फॉर द पब्लिक इन रेस्पेक्टिव ऑफिशियल लैंग्वेज, और साथ ही साथ लोगों को और अवेयर करने के लिए अगर हो सके तो इसका जो है एक यूजर गाइड बना करके रख दीजिए कि अगर कोई इंफॉर्मेशन के लिए है तो उनको बताइए कि आप वहां पे पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजें दी हुई है कि आपको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन इस ऑफिस से मिल सकता है, ताकि ऐसा ना हो कि वो आकर के आपका दिमाग खाए और बाद में एप्लीकेशन दे करके भी चले जाएं और तब आप उनको रिप्लाई दे रहे हैं कि दिस इंफॉर्मेशन डज नॉट बिलोंग टू दिस ऑफिस। तो इसकी जगह वहां पे एक यूजर मैनुअल रहे, लोग देख सके कि इसी तरह का इंफॉर्मेशन आप इस ऑफिस से क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं। टू पब्लिश नेम, डेजिग्नेशन, पोस्टल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ होम, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का डिटेल वगैरह, ताकि आप वहां पहुंच करके इंफॉर्मेशन ले सके। अब कहा गया कि अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कितने दिन के भीतर उनको जवाब देना है, 30 डेज इन जनरल। अगर उन्होंने 30 दिन में जवाब नहीं दिया तो ऐसे केस में जितने भी दिन डिले होंगे, हर दिन का कितना रुपया, 250 रुपया हर दिन का। अगर 31 डेज में किया तो 250 हो गया, 40 दिन में किया तो 250 इंटू 10 हो गया, और जहां 30 दिन में करना था उस केस में। कहा इस तरीके से कितने रुपए तक हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर 100 दिन से ज्यादा हो गया, देखिए ना ये 100 दिन का ही तो हुआ, नहीं हुआ, तो अगर 100 दिन से ज्यादा हो गया तो अब इसका मतलब उसके बाद वो कितना भी डिले करे तो उसके ऊपर कोई फाइन पेनल्टी नहीं। तो ऐसे में तो बताइए, जो 100 दिन से ज्यादा कर देगा वो बोलेगा चल अब तो कभी तुझे दूंगा ही नहीं, तो ये तो डिस्करेज करने वाली बात हुई। तो कहा ऐसा नहीं है, अभी तक ये सिविल लायबिलिटी में आएंगे, तभी तो इनको बोला कि हर दिन का कितना लगेगा। लेकिन जिस दिन ये रकम कैलकुलेट होने के बाद 25,000 को क्रॉस कर गया, उसी दिन से आपका जो ऑफेंस था वो क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में आ जाएगा, और क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में आने का मतलब अब आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अभी तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या वसूला जाएगा, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके प्रॉपर्टी को अटैच करके पैसे वसूले जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये 25,000 से क्या हो गया, क्रॉस हो गया, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद आपको अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो कौन सा केस हो जाएगा, सिविल की जगह
क्रिमिनल केसेस हो जाएंगे। कह रहे हैं कि किस किस केस में कर रहे हैं वो देखिए। नॉट एक्सेप्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन, आप गए हुए बोल रहे मैं नहीं लेता एप्लीकेशन। मेलाफाइडली डिनाइंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन देने से आपको क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, यानी कि मेलाफाइड। यानी मेलाफाइड का मतलब हुआ कि ये नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकते हैं, का ये इंफॉर्मेशन ये दे सकते हैं लेकिन नहीं देना चाह रहे, इसीलिए क्या हुआ, मेलाफाइड। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए, गलती से आप चले गए एमसीडी ऑफिस में, और उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन मांगा, और किस ऑफिस में बंदा गया हुआ है, एमसीडी ऑफिस में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। उन्होंने देखा, बोला कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये दिल्ली जल बोर्ड से मिलेगा। ये डिनाइल माना जाएगा? डिनाई का मतलब तो डिनाई ही होता है, बट इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज व्हाट, मेलाफाइडली डिनाइड। ये इसीलिए डिनाई किया क्योंकि उस ऑफिस से ये रिलेटेड नहीं था। नोइंगली गिविंग इनकम्प्लीट, एक बात हुआ कि पता नहीं है, दूसरा सब पता है कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो पूरा नहीं है, उसके बावजूद सोचा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा तो वो 250 वाला लगेगा, फाइन पेनल्टी लगेगा, तो कुछ भी चिपका डाल, और वो जो कुछ भी चिपकाया उसमें या तो गलत है या क्या है, मिसलीडिंग है या क्या है, इनकम्प्लीट है, तो ऐसे केस में भी ये आपको फाइन पेनल्टी लगेगा। डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन, जो इंफॉर्मेशन मांगा, कहते हैं ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, ले यही इंफॉर्मेशन चाहिए था ना, इस ऑफिस से ही वो इंफॉर्मेशन और फाइल वो क्या कर दिया, गायब कर दिया। उसी से इंफॉर्मेशन कोई देता, या तो वो देता या सीआईसी देता या अपील में जाने पे मंगाया जाता, वो इंफॉर्मेशन ही वहां से क्या कर दिया, गायब कर दिया। एंड ऑब्स्ट्रक्शन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी मैनर, या कोई दूसरा बंदा जो इंफॉर्मेशन देना चाहता है उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, फाइल वगैरह को हटा दे रहे हैं कि उस बंदे को मिल ही नहीं रहा है। कहा कि ऐसा कोई भी चीज किया तो हर एक दिन का कितना, 250, और जब ये 25,000 को क्रॉस करेगा तो ये कौन सा ऑफेंस बन जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस के कैटेगरी में आएगा। द इंफॉर्मेशन कमीशन एट द center and at the state level will have the power to impose this penalty. They can also recommend disciplinary action for violation of law against public information officer. सिर्फ इतना ही नहीं, उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, जो भी डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वो भी उनके ऊपर लिया, क्योंकि उस अथॉरिटी के वो क्या है, एम्प्लॉय ही तो हैं, तो उनके ऊपर वो भी लिया जाए। ये कौन करेगा, सीआईसी का काम यही होगा, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल की। फाइन पेनल्टी अपनी जगह, ऐसे पर्सन को उस जगह से निकालो, क्योंकि फिर भी उसके बाद भी तो कोई आएगा क्या लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। कह रहे हैं कि अगर बार बार वहां पे परसिस्टेंटली ये खबर आती है कि वो बार बार ये डिले कर रहे हैं, तो बोला जाएगा इनके ऊपर एक्शन लो। सिर्फ ये नहीं कि 10 दिन लेट, 5 दिन लेट, हर केस में हो रहा है, बोला जाएगा फाइन पेनल्टी सो गुड लगा रहे हैं आप, लेकिन उसको क्या कीजिए, हटाइए, या उसके ऊपर कोई क्या लीजिए, एक्शन लीजिए। तो ये सारा कुछ किस चीज के बारे में, ये है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है,